राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारे सीटेट में जो है, मैंने देखा है कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा बनता है मैथ को लेके, गणित को लेके, कि उनकी गणित में जो है नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मैं जो है आपको गणित को अलग से स्पेशली पूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। हाँ, मैं इस पर लिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको सॉल्व खुद से नहीं करके दिखा पाता। तो जो भी आपका आंसर होता है मैं आपको एज वैसा ही का वैसा दिखा देता हूँ जैसा कि आपकी बुक में है। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालयों में जमा की गई। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? तो आपका पहला है 5842, दूसरा है 5822 और तीसरा है 5538 और 5558। तो आपका जो सही उत्तर है, तो देखिए पुस्तकालय में टोटल कितनी है, 5690 बुक है ना। और पढ़ने के लिए 425 दिन, तो 5690 में से 425 माइनस कर दो, माइनस कर दें तो आपके बचे 5265। आप सोमवार के दिन जो जमा हुई वो कितनी हुई, 5265 प्लस 273। तो आपका आंसर आ गया 5538। सी आपका सही है। चलिए, 1/3 में कितने 1/12 हैं? तो बहुत आसान है। आपका 1/3 में कितने 1/12 हैं? 1/3 में आपके 4 1/12 हैं। देखिए कैसे, 1/3 में 1/12 की संख्या 1/3 अपन 1/12, तो 12/3 इक्वल टू 4। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। यह 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है। इसके अंकों को योगफल 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। यह संख्या क्या है? 46, 41, 60, 42। तो पहले तो क्वेश्चन को समझो कि वो पूछ क्या रहा है आपसे, तभी आप सही उत्तर बता पाओगे। तो वो क्या, आपका जो है डी सही है, वो है 42। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है? तो जितने 96 में जितने गुणनखंड हैं उनका योगफल निकाल लो। तो आपका योगफल आ गया 252। ठीक है, तो आपका सी सही है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5.9853 इंटू 10⁻³ और 6.595 इंटू 10⁻⁴, 3.43 इंटू 10⁻5, 7.004 इंटू 10⁻3। तो आपका जो सही है वो कौन सा है? ए आपका सही है। तो आपका जब इन्होंने हमने सॉल्व करके लिखा तो कितना, 59, 85.3, 65,950, 34, 3000 और 7004। तो जो आपकी सबसे छोटी संख्या है वो है आपकी 5985.3। चलिए, ए सही है आपका। अब निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं? तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप सॉल्व करोगे। तो आप भाग दे दो, तो आपका किस में, 3 से 176 किया तो आपका 2 शेष बचा, है ना। 173/5, 174/4, 175/3, 176/2। तो आपका कितना बचा? तो आपका कौन सा सही हो गया? आपका ए विकल्प सही हो गया। 173/5 में प्राप्त शेष 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष से अधिक है। चलिए, जब एक आयत को इसके केंद्र के पदित घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी 270 डिग्री। तो जब एक आयत को इसके केंद्र के पतित घुमाया जाता है तो यह 180 घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी 180 डिग्री। एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं हैं?
A0, B2, C4 और D1। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों बी। सममित रेखा वह रेखा होती है जो किसी आकृति या वस्तु को दो समान भागों में विभाजित करती है, उसे सममित रेखा कहते हैं। तो बी आपका सही दो है। चलिए, मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री रूप में मापे। यदि वह इन कोणों में से निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑब्ट्यूज कोण, न्यून कोण और समकोण। तो आपका जो सही है वो दोस्तों आपका ए ही सही है। पहला जो आपके 90 से बड़े होते हैं ऑब्ट्यूज होते हैं, 90 के समकोण होते हैं, राइट एंगल होते हैं, और उससे जो 90 से छोटे होते हैं वो आपके होते हैं एक्यूट। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, ए है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेकंड दोस्तों, बी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी है तार की लंबाई आयत ए बराबर आयत का परिमाप, तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तार की लंबाई वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर का परिमाप और 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 भुजा। तो आपका वर्ग की भुजा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर है। चलिए, इस तालिका को देखना है हमें, इससे प्रश्न करने हैं। पटना डिपार्चर का जगह रेलगाड़ी 1, 2, 3। कोलकाता अराइवल, कोलकाता कितने बजे पहुंची? रेलगाड़ी 1, 2, 3। चलिए, अब आपको इससे प्रश्न बताना है। एक सेकंड दोस्तों, माफ़ करिएगा, थोड़ा मौसम की वजह से कोल्ड हो गया है। कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचते में सबसे कम समय लेती है? रेलगाड़ी 1, रेलगाड़ी 2, रेलगाड़ी 3 और 1 और 3 बराबर समय। तो बी आपका सही है, रेलगाड़ी 2। यहाँ से इन्होंने सॉल्व भी कर दिया है, तो पूरा आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर बराबर। तो आपका ये क्या हो गया? 88 मीटर, 8008 मीटर, 888 मीटर और ये है आपका 8088 मीटर। तो डी आपका सही है, वो होगा 8088 मीटर। किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा? 144.6 लीटर, 146.4 लीटर, 142.8 लीटर, 150.5 लीटर। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है बी। बी आपका हो जाएगा 146.4 लीटर। ठीक है, चलिए, मसालों की मूल्य सूची नीचे दी गई है, वो आपको पढ़नी है, पूरी दी हुई है। कोरिएंडर, धनिया, लौंग, जीरा, इलायची, सबके रेट दिए हुए हैं। काली मिर्च, तो ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमें पूरा पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे प्रति किलोग्राम इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य से 5 गुना है, और प्रति किलो धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य से लगभग आधा है, और प्रति किलो लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। प्रति किलोग्राम लौंग काली मिर्च से केवल 70 रुपये महंगी है। तो सी आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा, प्रति किलोग्राम लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 इंटू 1 1, 11 इंटू 11 121, 111 इंटू 112 321।
तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1, 5 बार 1, और इधर आपका, तो आपका जो है वो सही उत्तर आएगा वो है सी 9। 1 इंटू 1 1, और ये 5 बार में अंकों की संख्या 9 है। 9 अंकों की संख्या आएगी जब हम 5 बार 1 का गुणा करेंगे आपस में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वैत शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? इस समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, जटिल नवीन समस्या में इसका उपयोग नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न है, आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं। गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सकें। गणित में प्रारूपों मॉडलों की भूमिका को समझें। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका बी आपका सही उत्तर है। गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवनों से जोड़ें। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, और गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, और है आपका बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। तो जो आपका सही उत्तर है इसमें दोस्तों वो आपका इसमें हो जाएगा डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की एक शिक्षिका सुश्री स्वामी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है? तो वो है आपका 25 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करें, का परिकलन करें, और एक है आपका क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं, और है आपका एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो आपका सी है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राय यह देखा गया कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वह बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी पारिभाषिक प्रविधि लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हैं केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में तरह की कठिनाई होती है। तो ए आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। 101 माइनस 97 इक्वल टू माइनस 97 इक्वल टू 096। तो निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे को व्यवकलन की अवधारणात्मक समझ है परंतु उसके यह त्रुटि असावधानीवश की है। समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा।
शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्याम पट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए। डी है आपका, बच्चे ने बड़े अंक से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल प्रयोग किया है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका दोस्तों व्यवकलन का अर्थ घटना या घटाव। तो आपका सही उत्तर है 096। एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? संख्याक, गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या, अंकित संख्या। तो बी है आपकी गणन संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रहा है? व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना और निरूपण करना। छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना और निरूपण करना। एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। निरूपण करना, व्यवस्थित करना, छांटना और एकत्रित करना। चलिए तो यहाँ जो है वो आपका सही उत्तर है सी, विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ है किसी वस्तु, किसी समस्या का अवलोकन करने के लिए उसे छोटे टुकड़ों से विभाजित कर उस वस्तु तथा समस्या की जानकारी प्राप्त करना। चलिए निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणितीय पाठ्यपुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन से हैं? तो निगमनात्मक तरीके से अवधारणा प्रस्तुत करना, संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणा प्रस्तुत करना, हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आंकलन सम्मिलित करना। तो यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं, तो सही जो है वो डी है, बी और सी आपके सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्यात्मकता, गणन कौशल विकसित करना, सभी के लिए शिक्षा। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 के अनुसार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्यात्मकता अधिगम के लिए का अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गणित में बच्चों को विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, मानक कलन विधि का उपयोग, सूत्रों, तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, खुले सिर वाले मुक्तोत्तर प्रश्न का उपयोग। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। अपने विद्यालय जीवन में गणित में बहुत अच्छी थी, पर मुझे अब यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ। मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की हैं। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? दोनों ही अपने बच्चों में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही हैं। दोनों ने गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है। दोनों को ही अपने बचपन से बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ए गणित की अच्छा अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु बी अच्छा अध्यापक बनने योग्य है। तो सी आपका सही उत्तर है। ए और बी दोनों को ही अपने बचपन में बिना रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चलिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है? शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान शिक्षार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। बी है आपका, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्ति सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका प्रयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषण के लिए कर सकें। शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थी उनको एक स्वर में दोहरा रहे हैं।
और है आपका शिक्षक श्याम पट्ट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है ए बी सी डी। आपके 4 ऑप्शन होते हैं। ए सही है, ए है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछा, 5 सैकड़े में से 5 दहाई घटाएं। तो एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया 0 0 है। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया। शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेते। शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विधि उसे सही से हल कर सके। और है आपका, भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। डी आपका सही है, भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को अपने शिक्षक को समझाने के लिए। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आपके ये जो है मैथ के प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।